प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस नए वीडियो में किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे, यानी अधिक सूचनाप्रद कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करें। किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते समय बैलेंस तो वह होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसमें कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे हमें वह अपक्रिया किस कंडीशन में कराई गई, किन पदार्थों की उपस्थिति में वह अपक्रिया हुई, उस अपक्रिया के दौरान कुछ एनर्जी गेन हुई या कुछ एनर्जी हमको बाहर से देनी पड़ी है कि नहीं देनी पड़ी है, इन सब चीज़ों को उस पर मेंशन करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम इन 3 शीर्षकों के अंदर इसको पढ़ेंगे कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया को अधिक सूचनाप्रद हम 3 ढंग से बना सकते हैं। सबसे पहले हम अभिकारक तथा उत्पाद की अवस्था को अपक्रिया में दर्शाकर ऐसा करेंगे कि जो भी हम यहाँ पे कंपाउंड लिखेंगे वह कंपाउंड किस स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, उसकी इंफॉर्मेशन हमको रिएक्शन के दौरान देनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने बताया था आपको कि सॉलिड के लिए हम यस का उपयोग करते हैं, यल लिखेंगे तो ये लिक्विड के लिए उपयोग हो जाएगा, यानी द्रव अवस्था में अगर है। जी लिख देंगे तो ये गैसियस स्टेट बना देता है, गैसियस फॉर्म में अगर सब्सटेंस विद्यमान है। अगर उसका जलीय विलयन है तो उसके हम जगह पे एक्वस लिखते हैं, तो एक्वस का शॉर्ट फॉर्म AQU हम लिख देते हैं उस सब्सटेंस के आगे, तो ये हो जाता है कि जलीय विलयन उस पदार्थ का लिया गया है। दूसरा काम हम करते हैं कि उस अपक्रिया के दौरान कुछ ऊष्मा में परिवर्तन हुआ है कि नहीं। यदि ऊष्मा में परिवर्तन हुए हैं तो उसको भी प्रदर्शित करना होता है। यदि उस अपक्रिया में हीट प्रोड्यूस हो रही है तो हम कहेंगे कि वह अपक्रिया एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक अपक्रिया के लिए हमें रिएक्शन में प्लस चिन्ह के साथ हीट या फिर एनर्जी लिख करके हम उत्पाद पक्ष में उसको जोड़ कर लिखते हैं। अगर वह एंडोथर्मिक है, यानी अपक्रिया कराने के लिए हमें बाहर से हीट देनी पड़ रही है, तब हम प्लस साइन के साथ उस हीट को अभिकारक पक्ष में यानी लेफ्ट हैंड साइड में उसको लिखते हैं। इसके अलावा तीसरा काम किया जाता है कि किस कंडीशन में वह अपक्रिया संपादित हो रही है, उसके लिए क्या क्या दशाएं जरूरी हैं, यानी उसका टेम्परेचर, अगर कुछ स्पेशलाइज्ड टेम्परेचर हो या स्पेशलाइज्ड प्रेशर हो तो उसको भी हम केमिकल इक्वेशन में इंगित करते हैं। साथ ही साथ यदि वह अपक्रिया किसी कैटलिस्ट की उपस्थिति में संपादित हो रही है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में घटित हो रही है, तो उस उत्प्रेरक को भी हमें रिएक्शन में जो एरो बना होता है, तीर का चिन्ह होता है, उसके ऊपर या नीचे हमें प्रदर्शित करना होता है। तो ये 3 कदम उठा करके हम अपने रिएक्शन को अधिक सूचनाप्रद बना सकते हैं। तो आइए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, उसमें समझते हैं कैसे इस चीज को किया जाता है। यदि हम एक रिएक्शन ले लें, जिंक की अपक्रिया हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से कराएं तो हमें जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस प्राप्त हो रही है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जिंक, अगर हम इसमें कुछ भी और चीज़ें न करें तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, किंतु यहाँ पे हमें यह सूचना नहीं मिल रही है कि जिंक किस अवस्था में है, सल्फ्यूरिक एसिड किस अवस्था में है, जिंक सल्फेट जो प्राप्त हो रहा है वो किस स्टेट में है, हाइड्रोजन किस स्टेट में है। यदि हम इन पदार्थों का स्टेट लिख दें, जैसे जिंक सॉलिड अवस्था में लिया गया है, H2SO4 जो यहाँ लिया गया वो जलीय है। जलीय कैसे बनाया गया, H2SO4 ले लिया गया और इसको डाइल्यूट करने के लिए, तनुकृत करने के लिए, हल्का करने के लिए इसमें जल मिला दिया गया। तो इस ढंग से जो मिश्रण बना उसी को कहा जाता है एक्वस H2SO4। यही एक्वस H2SO4 हो। तो यहाँ पे जो लिया गया है H2SO4 एक्वस। यहाँ से अपक्रिया के उपरांत हमें जिंक सल्फेट प्राप्त होता है। जिंक सल्फेट भी एक्वस फॉर्म में होता है,
यानी जिंक सल्फेट भी रहेगा उसमें, साथ ही साथ उसके जल भी विद्यमान रहेगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है, इस वजह से यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के आगे जी लिख दिया गया। अब निश्चित तौर पे पहले वाली रिएक्शन की तुलना में यह नया रिएक्शन ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन गया। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस हम ले लिए, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप जानते हैं लाइम वाटर कहा जाता है, चूने का पानी। इसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो यहाँ हमें एक कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्राप्त होता है। जो यहाँ पे सॉलिड मिल रहा है वो कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप होता है। अवक्षेप क्या होते हैं? जब भी रिएक्शन कराया जाता है तो यदि टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन मान लीजिए हम करा रहे हैं, इसमें रिएक्शन के उपरांत कुछ सॉलिड पदार्थ इस टेस्ट ट्यूब में ऊपर तैरने लगते हैं। नीचे लिक्विड होगा, ऊपर की तरफ हल्के सॉलिड पदार्थ यहाँ पे ऊपर तैरने लगते हैं। तो यह जो होगा इसे हम प्रेसिपिटेट या पीपीटी कहते हैं। प्रेसिपिटेट को ही शॉर्ट में पीपीटी कहा जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि यह अगर वाटर जो लिक्विड वहाँ पे है उससे हैवियर हुआ तो ये हो सकता है कि तलहटी में जम जाए और ऊपर लिक्विड रहेगी, नीचे लेकिन यहाँ पे सॉलिड जम सकता है। तो ये भी प्रेसिपिटेट होगा। तो इस ढंग से यहाँ पे जो अवक्षेप प्राप्त हो रहा है वो कैल्शियम कार्बोनेट, चूँकि अवक्षेप हमेशा क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, इसलिए सॉलिड फॉर्म में विद्यमान है। H2O लिक्विड यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे हमने किस स्टेट में ये पदार्थ हैं वो इस रिएक्शन में हमने मेंशन किया। अब दूसरी चीज आती है कि अभिक्रिया में हीट परिवर्तन अगर हो रहा होगा तो उस हीट परिवर्तन को भी हमें प्रदर्शित करना होता है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें अभिक्रिया के दौरान हीट उत्पन्न होती है। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनको अभिक्रिया कराने के लिए ही हीट की आवश्यकता होती है। तो उस चीज को हम रिएक्शंस में कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें रिएक्शन के दौरान हीट बाहर निकलती है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं एक रिएक्शन हमने लिया है कि मीथेन है। मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, अर्थात मीथेन का जब दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, पानी मिलता है जो जलवाष्प के रूप में होता है, और हीट मिलती है। यहाँ चूंकि हमें मीथेन के दहन से हीट प्राप्त हो रहा है, इस वजह से हीट हमें उत्पाद साइड में प्लस साइन के साथ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर हम यह न लिखते, प्लस हीट न लिखते, तब भी हमारी अभिक्रिया कंप्लीट होती। किंतु हमें इस अभिक्रिया से यह इंफॉर्मेशन न मिलता कि इस अभिक्रिया के दौरान हीट उत्पन्न हो रही है या नहीं उत्पन्न हो रही है, हीट में कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन प्लस हीट लिख देने का मतलब है कि अभिक्रिया के उपरांत हमें हीट प्राप्त हो रही है, अर्थात इस अभिक्रिया के दौरान जो रिजल्ट होगा, प्रोडक्ट बनेगा, उसका टेम्परेचर निश्चित तौर पे हीट के कारण क्या होगा? ज़्यादा होगा। आप वैसे भी प्रयोग कर सकते हैं कि मीथेन का दहन जब कर रहे होंगे तो कोई भी चीज़ अगर जलाई जाती है तो टेम्परेचर उत्पन्न होता है, हीट उत्पन्न होगी तो उससे पदार्थ गर्म होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या फिर इसी को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि सभी दहन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती। आपके जैविक प्रक्रिया के दौरान हमारे रेस्पिरेशन एक ऐसा जैविक प्रक्रिया है, इसमें भी हीट बाहर निकलती। हम जानते हैं कि श्वसन है क्या, रेस्पिरेशन या श्वसन है क्या। पाचन क्रिया के दौरान जो ग्लूकोज निर्मित होती है और श्वसन क्रिया के दौरान जो हम ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं, उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो ग्लूकोज है यह इसका दहन होता है, और दहन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है
जिसे हम श्वसन के द्वारा बाहर निकालते हैं। साथ ही साथ लिक्विड फॉर्म में जल का निर्माण होता है तथा सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें जो प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है हीट। यही हीट हमें ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर को प्राप्त होती है, जिससे हमारी शरीर कोई भी कार्य करने में सक्षम होती है। तो यहाँ दिख रहा है कि रिस्पायरेशन और कुछ नहीं है बल्कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। थर्मिक रिएक्शन का एक दूसरा उदाहरण है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर। मैग्नीशियम को अगर हम जलाते हैं तो वहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड तो प्रोडक्ट प्राप्त ही होगा, साथ ही साथ हमें हीट भी प्राप्त होगी और प्रकाश भी प्राप्त होगा। तो चूंकि यहाँ हीट और प्रकाश बाहर निकल रहा है, इस वजह से हम कहेंगे कि ये हमारी जो क्रिया है ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक और उदाहरण है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जब कोई वेजिटेबल जैविक अपघटन के द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित होता है तो वह भी एक एक्सोथर्मिक अपक्रिया होती है। अगली रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। जैसे हमने कोई रिएक्शन कराया, मान लीजिए ए ले लिया और बी ले लिया, इन दोनों की अपक्रिया हम कराना चाह रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ए और बी को हम टेस्ट ट्यूब में लेके बैठे रहें और महीनों बैठे रहें, कभी ये आगे अपक्रिया आगे नहीं बढ़ती। तो हम करते क्या है, इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। जब इसको गर्म कर देंगे तो देखते हैं कि अपक्रिया संपादित होने लगी। तो यहाँ ये स्पष्ट हो रहा है कि कुछ ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जिनको अपक्रिया करने के लिए हीट की आवश्यकता होती है। जो हीट की आवश्यकता होगी इसको, चूंकि यह हीट ग्रहण कर रहा है तब जाके अपक्रिया प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि यह ऊष्मा का यहाँ पे शोषण हो रहा है। अगर ऊष्मा का यहाँ शोषण हो रहा है तो ऐसी अपक्रियाओं को कहा जाता है ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। इंग्लिश में इसी को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है ना कि प्रोड्यूस होती, आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? अगर हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रदर्शित करना है तो जैसे हम ए और बी की अपक्रिया कराएं, अगर ये एंडोथर्मिक है तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस हीट, और यहाँ से प्रोडक्ट जो भी बनेगा उसको हम प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। तो प्लस हीट अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है, इसका मतलब इसमें अपक्रिया होने के लिए हीट की आवश्यकता है। हीट जब यहाँ अवशोषित होगी तभी जाकर के यह अपक्रिया कंप्लीट हो। तो किसी भी अपक्रिया में यदि लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हीट लिखा हुआ है, या कुछ अपक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसके एरो के ऊपर जैसे डेल्टा बना दिया जाता, तो ये दोनों सिंबल एंडोथर्मिक रिएक्शन के उदाहरण हैं। दोनों सिंबल्स हमको ये शो करते हैं कि ये एंडोथर्मिक अपक्रिया होगी या ऊष्मा शोषी अपक्रिया होगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि डेन2 नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ अपक्रिया करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। ध्यान देना इसमें है कि यहाँ पे हीट को पहले हमें देना पड़ेगा, और यह हीट थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर के यह अपक्रिया कंप्लीट होगी। सामान्यतः यह जो प्रोसेस है नाइट्रोजन की अपक्रिया ऑक्सीजन के साथ, यह मोटर व्हीकल्स के इंजन के भीतर संपादित होती है। नेक्स्ट अपक्रिया है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, हीट इसको दिया जाता है, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। तो यहाँ पे भी चूंकि हीट हम पहले दे रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट सप्लाई किया जा रहा है, हीट यहाँ अवशोषित हो रही है, तब जाकर के यह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इससे दिख रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट भी हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष यह निकलता है, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वे सारी की सारी
एंडोथर्मिक होती हैं, अर्थात उनको टूटने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, तब जाकर के वो अन्य उत्पादों में टूटेगी। प्रकाश संश्लेषण से हम लोग परिचित हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पौधे अपना भोजन निर्मित करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण भी एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। कैसे, आइए देखते हैं हम लोग। हम जानते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अपना भोजन बनाते हैं, किंतु यह भोजन तभी बनता है जब हरित लवक उपस्थित हो, अर्थात यह भोजन निर्माण की प्रक्रिया पत्तियों में होती है। और पत्तियों में क्यों होती है? क्योंकि वहां पे हरित लवक विद्यमान होता है। साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, और हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में हीट होती है, और यह जो हीट है उसे प्राप्त करके ही ये पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपक्रिया करती हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो निश्चित तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अपक्रिया तभी होती है जब सूर्य का प्रकाश अर्थात सूर्य की हीट यहाँ पे अवशोषित हो रही है। चूंकि इस अपक्रिया के दौरान हीट अवशोषित हो रही है, इस वजह से कहेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है, यह फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक उदाहरण और है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? यह भी एक प्रकार की डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। एक पदार्थ दो पदार्थों में टूट रहा है। यहाँ पे जल H2O टूट करके हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन यह प्रक्रिया होती कैसे है? इसमें हम करते क्या हैं? इस जल में हम इलेक्ट्रिक प्रवाहित कराते हैं। विद्युत विसर्जन से इसको इतनी ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है कि जल टूट करके हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पे विघटन की अपक्रिया इलेक्ट्रिक के माध्यम से हो रही है, इस वजह से कहा जाता है, इसे नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन। यहाँ भी ध्यान देने की जरूरत है, इस साइन में कहीं पे भी प्लस हीट नहीं लिखा गया, लेकिन चूंकि यह प्रक्रिया विद्युत विसर्जन के द्वारा हो रही है और विद्युत विसर्जन जो काम किया जाता है वह इस जल को हीट प्रोवाइड करने के लिए ही दिया जाता है। इस वजह से यह भी जो अपक्रिया है वो हमारी क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पूछा जा सकता है कि हाइड्रोलिसिस किस टाइप की अपक्रिया है? तो एंडोथर्मिक है। फोटोसिंथेसिस किस टाइप की अपक्रिया है? तो चूंकि फोटोसिंथेसिस में भी सूर्य के प्रकाश के रूप में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इस वजह से कहेंगे कि ये भी क्या है? एंडोथर्मिक अपक्रिया। तीसरी चीज है, किसी अपक्रिया को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कि हम कंडीशंस को रिप्रेजेंट करें कि किस कंडीशन में वह अपक्रिया संपादित हो रही है। जैसे यहां पे हम पोटेशियम क्लोरेट को ले लेते हैं। अब पोटेशियम क्लोरेट को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि यदि हम किसी एरो के ऊपर डेल्टा का चिन्ह बना दे रहे हैं, तो ये जो डेल्टा यहाँ पे बन रहा है, इस डेल्टा का मतलब होता है कि हीट, और एरो के ऊपर बना हुआ है, इसका मतलब यह जो हीट होगी वो अभिकारक पक्ष यानी रिएक्टेंट पक्ष को सप्लाई हो रही। तो कहीं पे भी अगर एरो के ऊपर डेल्टा बना हुआ मिल रहा है, इसका मतलब वह अपक्रिया क्या होगी? एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि यह जो हीट है वह रिएक्टेंट पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड के पास जाती है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि यह जो अपक्रिया कराई गई, इससे KCl और 3O2 का निर्माण हो रहा है। अगर हम MnO2 को मेंशन ना करें, निश्चित तौर पे यह जो अपक्रिया कराई जाती है इसमें उत्प्रेरक के रूप में मैग्नीज ऑक्साइड का उपयोग होता है। तो चूंकि यह अपक्रिया इस स्पेसिफिक सब्सटेंस मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में ही संपादित होती है, इस वजह से हमें इस रिएक्शन में चाहे एरो के नीचे चाहे एरो के ऊपर इस पदार्थ का सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करना आवश्यक हो जाता है। इस वजह से हम MnO2 का सूत्र एरो के नीचे या एरो के ऊपर लिख देते हैं।
तो जहां पे भी कुछ स्पेसिफिक अवक्रियाएं होंगी, किसी विशिष्ट पदार्थ की उपस्थिति में अवक्रिया हो रही होगी, किसी कैटलिस्ट की उपस्थिति में अवक्रिया हो रही होगी, तो उस कैटलिस्ट को हम एरो के ऊपर या एरो के नीचे जरूर मेंशन करते हैं। यहाँ पे हम एक मोर इंफॉर्मेटिव केमिकल रिएक्शन का जनरल उदाहरण मैंने लिया है। इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, स्टेट कार्बन मोनोऑक्साइड का लिख दिया गया है, हाइड्रोजन या गैसियस फॉर्म में है, ये गैस लिख दिया गया है। ये दोनों अपक्रिया कर करके मेथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं या मेथेनॉल का निर्माण कर रहे हैं। अब इस अपक्रिया के लिए किन किन दशाओं की आवश्यकता है वो चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। इस अपक्रिया को संपादित करने के लिए हमें 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत है। तो यहाँ पे 300 एटीएम, एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर कंडीशन यहाँ पे इंगित करता है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर कंडीशन बताता है कि किस ताप पर यह अपक्रिया हो रही है, उसको भी मैंने एरो के ऊपर लिख दिया। अब चूंकि यह अपक्रिया जिंक ऑक्साइड तथा क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में होता है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक है, इस वजह से हम कहेंगे कि यह जो अपक्रिया हो रही है इनकी उपस्थिति के कारण हो रही है, इस वजह से ये यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। तो इनका भी प्रदर्शन यहाँ जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसका प्रदर्शन यहाँ नहीं करेंगे तो हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड और जल मिल करके इस पदार्थ का निर्माण ना करें। क्योंकि इस स्पेसिफिक पदार्थ का निर्माण इन दोनों से मिलकर करने के लिए हमें क्या जरूरी है, यह उत्प्रेरक जरूरी है, इसलिए इस उत्प्रेरक को यहाँ पे मेंशन करना आवश्यक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जितनी भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इस रिएक्शन के हो सकती हैं वो सारी चीजें यहाँ पे डाली गई। तो सामान्यतः हमको केमिकल रिएक्शन इसी रूप में लिखना चाहिए। एक और है, अभी हमने देखा था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अपक्रिया H2O से कराई जाती है, चूंकि यहाँ पे कंडीशन की बात है तो कंडीशन यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल होना जरूरी है। और एक कंडीशन है कि यहाँ पे सनलाइट के रूप में हीट प्राप्त होना जरूरी है। तो हीट सनलाइट के रूप में रहेगी, वो कंडीशन हमने एरो के ऊपर लिख दिया। और यहाँ पे क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही यह क्रिया होती है, इसलिए यहाँ पे नीचे क्लोरोफिल लिखा गया। तो ये दर्शाता है कि यह रिएक्शन तभी संपादित होगी जब क्लोरोफिल उपस्थित होगी तथा सूर्य का प्रकाश उपस्थित होगा। तो इस ढंग से हम इन तीनों चीजों का प्रदर्शन कर करके अपने रिएक्शंस को मोर इंफॉर्मेटिव या अधिकतम सूचनाप्रद बना सकते हैं। तो बस आज यहीं तक। कल से हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे और दो केमिकल रिएक्शंस एक दिन में हम खत्म करेंगे। थैंक यू। दैट्स